मूसलाधार बारिश हो रही है। घर के अंदर बेहोश पड़ी मिसेस कांग को कड़कती बिजली की आवाज से अचानक होश आता है। वो एकदम से घबराई और सहमी हुई थी। एक अजीब सी आवाज से सतर्क होकर वो टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठा लेती है, जैसे उसे किसी से खतरा हो। वो आहिस्ते आहिस्ते नीचे बेसमेंट की ओर बढ़ती है तो पाती है किसी ने चाकू मारकर उसके पति की हत्या कर दी है। लेकिन तभी उसका पति एकदम से होश में आ जाता है और थोड़ी देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो रो पड़ती है, सहमी डरी हुई सी कपकपाते होठों से बेटे का नाम पुकारती है। उसका बेटा ह्योजे वहीं थोड़ी दूर में खड़ा था। वो पूछती है क्या वो ठीक है, उसे कोई चोट तो नहीं आई। पर ह्योजे बिल्कुल शांत चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी माँ सब ठीक है बोलकर उसे अपने पास आने को कहती है, पर ह्योजे जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाता है कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। वो ह्योजे को बाहर लाने के लिए दरवाजे को जोर जोर से पीटती है। दरवाजा खुलता तो है पर उस ओर ना कोई कमरा था ना अंदर जाने का रास्ता। तो फिर ह्योजे गया कहां? अगले रोज बेटे और पति की हत्या के जुर्म में मिसेस कांग को गिरफ्तार कर लिया गया। पति की बेरहमी से कत्ल करके बेटे की लाश को मिसेस कांग ने कहीं छिपा दिया है। ये झूठी खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। जिंदगी के 25 साल हवालात में काटकर बूढ़ी होकर मिसेस कांग वापस उसी घर में लौटती है। उस मनहूस घर में प्रवेश करते ही मिसेस कांग को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। ड्रॉर से छुरी निकालकर मिसेस कांग उसी बेसमेंट की ओर बढ़ती है जहां से ह्योजे गायब हुआ था और उसके पति की हत्या हुई थी। वो जैसे ही थोड़ी करीब पहुंचती है दरवाजा शोर मचाने लगता है, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। ये देखकर मिसेस कांग घबराकर चीखने लगती है। दरवाजे के पीछे जो भी है उस पर चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। मिसेस कांग को बच्चों की आवाज सुनाई देती है और वो अपने बीती जिंदगी के ख्यालों में लौट जाती है, जब वो एक जवान और खूबसूरत 2 छोटे बच्चों की मां थी। मिसेस कांग अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी कोई बगल से भागकर गया हो महसूस होता है। वो जो भी था या थी उसी बेसमेंट में है। ये सोचकर मिसेस कांग धीरे धीरे बड़ी सावधानी से बेसमेंट के अंदर जाती है। अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो 4 सीढ़ी ही नीचे उतरी थी कि दरवाजे पर बिन बुलाया मेहमान आ जाता है। मिसेस कांग उससे मिलना नहीं चाहती हैं, पर वो किसी धार्मिक संस्था से है, एक फॉर्म भरवा कर चला जाएगा ये बोलकर अंदर घुस आता है। मिसेस कांग जब तक फॉर्म भर रही थी वो लड़का अपने बारे में थोड़ी जानकारी देता है। उसका नाम चोई है। वो अक्सर जेल जाता है कैदियों की सेवा करने और उनके भटके मन को भगवान से जोड़ने। बीती जिंदगी में जो हुआ उसके बाद मिसेस कांग का ईश्वर में विश्वास नहीं रहा। वो लड़का चोई पूछता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। उसके इस सवाल से मानो मिसेस कांग के जख्म हरे हो गए हैं। वो गुस्से में आकर चोई को दफा हो जाने को कहती है। कहानी अब 25 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है। ह्योजे अपने छोटे भाई जीवोन और दोस्तों के साथ स्कूल से घर लौटते समय थोड़ी शरारतें करता है। बार बार गेम्स खेलने के लिए कॉइन चाहिए, इसलिए बच्चे सूते को एक कॉइन से बांधकर कॉइन अंदर डालकर वापस निकाल लेते हैं और जी भर कर गेम्स खेलते हैं। दुकान की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। वो बूढ़ी औरत उन्हें पकड़ने आती है, लेकिन बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में ह्योजे योनही को कुछ कंचे देता है और अपने छोटे भाई जीवोन को लेकर घर की ओर चल देता है। ह्योजे योनही को पसंद करता है। छोटा भाई ये बात जानता है। इसी बात पर जीवोन टीज करते हुए ह्योजे की पूरे रास्ते खिल्ली उड़ाता है। घर पहुंचते ही दोनों के चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि वो बूढ़ी औरत वहीं मौजूद थी। मिसेस कांग बच्चों को कमरे में ले जाकर खूब फटकारती है। बाहर हॉल में बैठी वो बुढ़िया बेचैन होने लगती है। वो कुछ अजीब ही महसूस करती है। मिसेस कांग बच्चों की ओर से माफी मांगते हुए विश्वास दिलाती है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। वो बूढ़ी औरत मिसेस कांग को कुछ बताना चाहती है। जो उसने अंदर महसूस किया उस बारे में सोचते ही खौफ में आ जाती है। जो अंदर है वो सुन ना ले, इसलिए बिना कुछ कहे हड़बड़ी में वहां से निकल जाती है। मिसेस कांग के पति एक बीमारी के कारण मारे गए। वही बीमारी ह्योजे को भी है। अकेली औरत बच्चे की परवरिश ठीक से नहीं कर पाएगी। इस कारण से मिसेस कांग ने दूसरी शादी की। दूसरा पति पुलिस वाला है। वो शराब के नशे में घर आता है और मिसेस कांग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वो दूसरी औरतों के साथ संबंध रखता है, इसलिए मिसेस कांग उसे करीब आने से रोकती है।
इस बात पर झल्लाकर वो घर से बाहर चला जाता है। मिसेस कांग को बेटे के लिए पिता तो मिला, पर खुद के लिए एक अच्छा पति नहीं। मिसेस कांग एकांत में बैठी यही सब सोच रही थी कि खटपट की आवाज सुनाई दी। बच्चों की कोई शरारत है सोचकर उन्हें आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन खटपट की आवाज अब भी आ रही थी। कोई जबरदस्ती दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। मिसेस कांग का पति नशे में है, शायद वापस घर लौट आया हो और मिसेस कांग के साथ वो करना चाहता हो जो वो नहीं कर पाया। मिसेस कांग के दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। वो हल्के से दरवाजे के बाहर झांकती है। बाहर कोई नहीं था। वो जैसे ही थोड़ी राहत की सांस लेती है कि तभी किसी का हाथ मिसेस कांग को झपटने की कोशिश करता है। वो खुद को बचाने के लिए जैसे ही हमला करने को होती है, वो हाथ गायब हो जाता है। मिसेस कांग मदद के लिए पुलिस को फोन लगा रही थी, तभी ह्योजे की चीख सुनाई दी। वो भाग कर जाती है तो ह्योजे को उसके कमरे में ही पाती है। क्या उसने अभी चीखा था? पूछने पर ह्योजे ना में इशारा करता है। अब वो भागकर जीवोन के कमरे में जाती है। जीवोन डरा हुआ था। क्या उसने चीखा? पूछने पर जीवोन हाँ कहता है। पर क्यों? ये पूछा तो जीवोन ह्योजे उसे डरा रहा था कहता है, जबकि ह्योजे तो अपने कमरे में ही मौजूद था। अगले दिन पुलिस जांच पड़ताल करने पहुंचती है। रात को जो भी हुआ मिसेस कांग एक एक बात डिटेल में बताती है, मगर जांच के दौरान पूरे घर में सिर्फ एक ही इंसान के फिंगरप्रिंट्स मिले, वो भी मिसेस कांग के ही। रिपोर्ट्स की माने तो कल रात घर में कोई घुसा ही नहीं था। पुलिस वाला ह्योजे से भी सवाल पूछता है, मगर वो चुप रहता है। उसकी खामोशी से उसके सौतेले पिता को क्रोध आ जाता है। मिसेस कांग ह्योजे से अकेले में पूछती है तो ह्योजे एक पर्ची दिखाता है जिसमें साफ साफ लिखा था, इस घर से चले जाओ वरना बाप के हाथों बेटे की मौत होगी। अगले दिन चर्च से घर लौटते वक्त रास्ते में वही बूढ़ी औरत मिलती है जो उस दिन ना कह पाई, अब कहती है। उस घर में कोई है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है। वो एक तांत्रिक का नंबर देकर उसे बुलाने को कहती है। पूरे घर का मुआयना करने के बाद तांत्रिक को कुछ गलत तो लग रहा था, मगर क्या ये उसके समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसका कंपास उत्तर दिशा की ओर इशारा करने लगता है। कंपास को फॉलो करते हुए तांत्रिक उसी बेसमेंट में पहुंचता है। पर अब क्या? वो सोच ही रहा था कि उसका चैन खींचकर उसे दरवाजे के पास ले जाता है। दरवाजे को खोलने पर कोई रास्ता था ही नहीं। था तो बस एक बड़ा सा पत्थर, जिस पर हाथ रखते ही वो तांत्रिक ऐसे थर्राने लगता है जैसे उसे 440 वोल्ट के झटके लग गए हों। बिना एक पल गवाए तांत्रिक अपना सामान उठाकर भागने लगता है और जाते जाते इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देने में ही भलाई है कह जाता है। कहानी वर्तमान में आती है। वो धार्मिक संस्था वाला लड़का चोई फिर से मिसेस कांग से मिलने आया है। उसे लगता है मिसेस कांग के सीने पर कोई बोझ है, जैसे उनसे कोई पाप हुआ हो। वो कहता है अगर मिसेस कांग चाहे तो उसे पादरी मानकर कन्फेस करके अपना बोझ कम कर सकती हैं। मिसेस कांग उसके इशारे समझती है। उस रात क्या हुआ वो जानना चाहता है। मिसेस कांग उस रोज की घटना बताती है। उस दिन कुछ लोग थे घर में जो बेसमेंट के दरवाजे से घुस आए थे, मगर जाकर देखा तो दरवाजे के पीछे अब भी वही चट्टान थी, कोई रास्ता नहीं। चोई को यकीन था तोते की तरह एक ही बात को रटने वाली मिसेस कांग पागल नहीं है, इसलिए वो थोड़ी छानबीन करना शुरू करता है। छानबीन के दौरान पता लगता है कि मिसेस कांग से पहले भी एक फैमिली उसी घर में रहती थी जो एक रोज अचानक गायब हो गई। हाथ पैर के निशान तक नहीं मिले थे। मिसेस कांग को गले का कैंसर है। यह बीमारी धीरे धीरे उनकी जान ले रही है। शीशे पर खून की लकीरें खींची हुई थी। थोड़े गौर से देखने पर उसी शीशे में एक बच्ची भागते हुए नजर आती है। मिसेस कांग उस पत्थर पर कुल्हाड़ी बरसाते हुए अंदर जो भी है उसे बाहर आने को कहती है। कुछ और नहीं, फिर से आवाजें ही सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर दो बच्चियां गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रही थी। थोड़ा करीब आने पर बच्चियां ऐसे डरावनी नजरों से घूरती हैं कि मिसेस कांग घबराकर ऊपर की ओर भागने लगती है तो पाती है एक अजीब सी औरत भागते हुए बड़ी तेजी से उनके करीब आ रही है। मिसेस कांग बचने के लिए दरवाजे को बंद कर देती है और फिर जब दरवाजा खोलती है तो जो बाहर थी वो अंदर से मिसेस कांग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये वही फैमिली थी जो मिसेस कांग से पहले इस घर में रहती थी और फिर अचानक गायब हो गई। कैंसर तो था ही, पर यह सब उस कैंसर से भी घातक कष्ट दे रहे थे मिसेस कांग को। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है। मिसेस कांग किसी दूसरे तांत्रिक की मदद लेती है जो उसकी समस्या को सुलझाने का सामर्थ्य रखता हो। वो तांत्रिक अंधी है
पर उसे आत्माएं दिखते थे। नमक के घेरे में बैठाकर जब तक विधि पूरी ना हो जाए मिसेस कांग को बाहर आने से मना किया जाता है। अब मिसेस कांग को आंखें बंद करनी थी तब तक जब तक खोलने के लिए कहा ना जाए। आंखें बंद होते ही घर में हलचल होने लगती है। कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनाई देती हैं, किसी के डरने की तो किसी के भागने की, किसी के चीखने चिल्लाने की। खौफ में आकर मिसेस कांग वही कर बैठती है जो करने से मना किया गया था। वो आंखें खोल देती है और सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। इसके बाद जीवोन लापता हो गया। खोज करने पर नदी के पास उसकी लाश मिली। जीवोन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। जीवोन के डैड योजे को पसंद नहीं करते थे। जीवोन के मौत के बाद वो योजे से नफरत करने लगे थे। कहानी वापस से वर्तमान में आती है। चोई मिसेस कांग को अपना रिसर्च दिखाते हुए कहता है कि उनसे पहले जो इस घर में थे वो 1967 में गायब हो गए, लेकिन उनसे पहले भी एक और फैमिली रहती थी जो 1942 में गायब हुई और योजे 1992 में गायब हुआ। इसका मतलब ये था कि लोग हर 25 साल में इस घर से गायब हो रहे थे। आज 2017 का वही दिन है जब 25 साल पूरे होंगे। यकीनन रात होते ही वो दरवाजा अपने आप खुला। इस बार वहां कोई पत्थर नहीं था, अंदर जाने का रास्ता था। अंदर जाते ही ऐसी भयानक आवाजें आती हैं कि सहन न कर पाने के कारण मिसेस कांग तुरंत बाहर निकल आती हैं। दरवाजे से बाहर आने के बाद सब कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। मिसेस कांग बूढ़ी हो चुकी हैं। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्हें दरवाजे की आड़ से यंग मिसेस कांग दिखाई पड़ी। वो हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो दूसरा दरवाजा खोलती है तो योजे को सोते हुए पाती है। मिसेस कांग के आंसू रुक नहीं रहे थे। जिस बेटे को मुद्दत पहले खो चुकी थी वो इसी घर में था। मिसेस कांग रोई जा रही थी। तभी बूढ़ी मिसेस कांग को देखकर योजे की चीख निकल जाती है, जिसे सुनकर यंग मिसेस कांग भागते हुए आती हैं। बूढ़ी मिसेस कांग एक पर्ची थमाकर अपनी माँ को देना बोलकर चली जाती है। ये वही पर्ची थी जब पुलिस वाले जांच के लिए आए थे तब योजे ने अपनी माँ को दी थी, जिसमें लिखा था, इस घर से चले जाओ वरना बाप के हाथों बेटे की मौत होगी। जो घटना योजे के गायब होने से पहले घटी हूबहू वही घटना दोबारा घट रही थी। उन गायब हुई फैमिलीज के अलावा एक बुजुर्ग भी था, जिससे घबराकर मिसेस कांग बचने के लिए उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। उस पर चीखती है, उसे कोसती है कि वो जो भी है दूर रहे, करीब ना आए। पर जब वो बुजुर्ग माँ कहकर पुकारता है तो मिसेस कांग शांत हो जाती हैं। वो बुजुर्ग योजे था। अभी तो मिसेस कांग ने योजे को पर्ची पकड़ाई थी, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। पूछने पर योजे बताता है कि इस घर में रहने वाले इस दरवाजे के अंदर आकर समय के बीच में फंस गए। हर 25 साल में ये दरवाजा खुलता है और सारी समय रेखा आपस में मिल जाती है। एक समय रेखा जिसमें योजे बच्चा है और मिसेस कांग जवान, दूसरी समय रेखा जिसमें मिसेस कांग 50 साल की बूढ़ी है, तीसरी समय रेखा जिसमें योजे 75 साल का बुजुर्ग है। यानी जब से योजे गायब हुआ ये दरवाजा तीसरी बार खुला था। दरअसल उस रोज हुआ ये था कि योजे का सौतेला बाप उसे जीवोन की मौत का जिम्मेदार मानने लगा था। हमेशा की तरह उस रोज भी वो शराब के नशे में घर लौटा था। वो जीवोन के गम में इस कदर पागल हुआ कि उसने योजे को मार डालने की कोशिश की। मिसेस कांग बीच में आई तो उसके हमले से घायल होकर बेहोश हो गई। योजे को मारने के लिए वो बेसमेंट के अंदर तक घुस आया था। योजे रो रो कर माँ को पुकार रहा था। उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी मिसेस कांग उसे बचाने जाती है तो बुजुर्ग योजे उन्हें रोक लेता है, ये कहकर कि ये दरवाजा समय को 25 साल पीछे ले आया है। अगर योजे मर गया तो मिसेस कांग को अपनी बीती जिंदगी में लौटने का मौका मिल जाएगा। अगर उन्होंने बचाने की भूल की तो फिर से मिसेस कांग को वो सब सहना पड़ेगा जो पिछले 3 बार दोहराया जा चुका है। यानी मिसेस कांग पहले भी 3 बार योजे को बचा चुकी है और ये चौथी बार है। योजे कहता है कि मरना ही उसकी किस्मत है। अब हालात उस मोड़ पर ले आई थी जहां मिसेस कांग को अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का मौका मिल रहा था। समय कुछ देर के लिए 25 साल पीछे पलट गया था। अगर योजे मारा गया तो उसके सौतेले पिता को जेल हो जाएगी और मिसेस कांग पूरी जिंदगी चैन से जी पाएंगी। बस योजे को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, इतना तय करना था। मिसेस कांग ने वही तय किया जो एक माँ करती।
ह्योजे को बचाया और पति की हत्या कर दी। ह्योजे उस दरवाजे में समा गया और यंग मिसेस कांग को जेल हो गई। ये कहानी सुनकर चोई विश्वास नहीं कर पा रहा था, पर ह्योजे उसके सामने था। उस रात ह्योजे दरवाजे के अंदर समाया नहीं था, बल्कि दूसरी समय रेखा यानी वर्तमान में पहुंच गया था, जो मिसेस कांग के सजा काटने के बाद की है। चोई के मुलाकात करने के तरीके से ह्योजे उसे पहचान लेता है। चोई उसके बचपन का दोस्त है, चुनहो। दोनों ऐसे ही मिला करते थे। ह्योजे के लिए ये बस एक रात की बात थी, पर मिसेस कांग ने 25 साल की यातना भोगी थी। गले का कैंसर उन्हें हर दिन मौत के नजदीक ले जा रही है। कानून ऐसी बातों को मानता नहीं, इसलिए मिसेस कांग ह्योजे की जिम्मेदारी चोई को सौंपती है और मौत आने तक बची हुई कुछ दिन की जिंदगी उसी घर में बिताती है। चोई ह्योजे को वहां ले जाता है जहां यौन ही थी। यौन ही उसके दिए तोहफे को आज भी संभाले हुए थी। यौन ही के आंख से 25 साल के लंबे इंतजार का दर्द झलक रहा था। वो कभी ह्योजे को देख पाएगी सोचा नहीं था। कहने को कुछ नहीं, बस नजरों से दोनों अपना गम बांट रहे थे।